बताते हैं। जब हम लोग मतलब फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे ना, कैसे फेडरलिज्म स्टार्ट कर रहे थे और कैसे हम लोग फेडरलिज्म एज अ प्रैक्टिस में हम लोग आ गए थे, ठीक है। सबसे पहले तो जब हमारी चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हमने देखा था कि यार फेडरलिज्म बेसिकली जो होता है, जो भाईचारा है, जो एक पावर डिवाइडेशन है, ये हमने दो कंट्री को कैटेगराइज करके किया था। एक था तुम्हारा बेल्जियम और एक था तुम्हारा श्रीलंका। तो हमने उसमें देखा था कि कहाँ तुम्हारा ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी कंट्री, कहाँ तुम्हारी कम कर रही थी। हमने ये देखा था कि श्रीलंका थोड़ी कम कर पा रही थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस रीजन में जहाँ ज्यादा लोग रहते थे उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी नहीं दी थी, जिसकी वजह से उनका एज अ स्टेट तो यूनिटी में था, बट उनके अंदर जो था वो काफी डिसलॉयलिटी हो रखी थी, ये सारी चीजें थी। तो उसी के सेंस पे फिर हमने फेडरेशन के कुछ मतलब क्या कहते हैं कि कुछ की पॉइंट जान लिए थे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के। तो जब हमने वो समझ लिया कि हाँ फेडरलिज्म का मतलब ये होता है, तो फिर हमने ये देखा कि यार इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया है, मतलब इंडिया इंडिया एज अ फेडरल स्टेट कैसे बना। तो हमने उस चीज को देखा, फिर हमने ये देखा कि यार उसमें यूनियन लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है ना। फिर हमने ये भी देखा कि यार ये चलो मान लो कि अगर कोई भी हमने पावर डिवाइडेशन करी है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब हर जगह सेम ही पावर डिवाइड हो रखी है स्टेट टू स्टेट वाइज। हमने देखा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज्यादा हो रखी है। फिर हमने ये भी देखा कि अगर ऐसा कोई लॉ ला रहे हैं जिससे मतलब क्या कहते हैं कि अगर हमारा पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो उसके लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, टू थर्ड मेजोरिटी की जरूरत है। हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि यार तुम्हारा, चलो ठीक है, तुम्हारा जो फेडरलिज्म है, स्टेट ने अपना लॉ बनाया, तुम्हारा सेंटर अपना लॉ बनाया, अगर उसमें कोई क्लैशेस आउट होगा तो उसको जो डील करेगा वो तुम्हारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के थ्रू जुडिशरी डील करेगा, है ना। जैसे मान लो वो हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं, फिर हमने ये देखा था कि कैसे 1947 में हमारे स्टेट्स डिवाइड हो रखे थे, है ना, पहले ऐसे हो रखे थे। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे स्टेट्स है वो हमारे कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रखे हैं। तो यही चीज हमने देखा कि फिर जो हमारे जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद फिर हम लोगों ने फेडरलिज्म का कैसे अपनाने की कोशिश की। हमने काफी सारे नए स्टेट बनाए, कई काफी सारे मतलब पुराने स्टेट से काफी बाउंड्रीज हमने चेंज की। हमने ये देखा कैसे तुम्हारा तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, कैसे तुम्हारा उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से, है ना। ये चीजें बनी, कैसे तुम्हारा नागालैंड बना तुम्हारा आसाम से, अरुणाचल प्रदेश से, इन सब से बना। और नए नए स्टेट्स बने, कुछ स्टेट्स तुम्हारे लिंग्विस्टिक बेसिस के सेंस पे बने, ये सारी चीजें थी। तो जब ये चीजें हो रही थी तो सबसे पहले जब ये बोला गया कि हाँ चलो लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तब जो हमारे नेशनल लीडर थे इसके खिलाफ थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर जब तुम्हारा क्या कहते हैं लैंग्वेज पॉलिसीज को लेकर कमेटी बनाई गई, क्या हम लोग भारत का रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, तो क्या हम इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। तब तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं जितने भी कमेटीज बनी थी, चाहे वो अबुल फजल कमेटी हो, चाहे जेवीपी कमेटी हो, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल, है ना, ये सारी जितनी भी कमेटी बनी उन्होंने बोला कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन इस पे ये होना चाहिए कि कल्चरल बेसिस के सेंस में मतलब हम लोग को करना है। वो लगेगा कि हाँ लैंग्वेज बेसिस पे हमने भारत को डिवाइड किया है, बट वो लैंग्वेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। हम किसी भी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज का फेवर नहीं करेंगे, है ना, ये चीज था। तो अभी लैंग्वेज पॉलिसीज को लेकर फेडरलिज्म कैसे हमारे इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही है आज के टाइम में, किस चीज को ज्यादा मतलब लैंग्वेज को लेकर सपोर्ट किया जा रहा है, क्या वो हिंदी है कि वो तेलुगु है या वो है, उस चीज को देखना है। फिर हमको ये देखना है कि हमारे जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप्स हैं, हमको उसको देखना कि हम कैसे उसको सिग्निफिकेंटली चेंज कर चुके हैं काफी है ना। कि अगर जैसे मान लो कि अगर हर जगह बीजेपी की सरकार होगी तो सेंटर में भी बीजेपी की सरकार हो जाएगी। अगर मान लो हर जगह बीजेपी की सरकार नहीं है तो फिर सेंटर में भी बीजेपी की सरकार नहीं होगी। तो फिर जो सेंटर में सरकार बनेगी वो सबकी सरकार बनेगी थोड़ी थोड़ी, तो उसको हम लोग कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। तो फिर हम उस कोalition गवर्नमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं, है ना, कि पावर ऑफ स्टेट्स को कैसे डिवाइड किया गया, है ना। और ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में कितनी है ना, कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं डोगरी लिख देता हूँ तो डोगरी तुम लोग को मालूम है कहाँ बोली जाती है, बता सकते हैं कोई? नहीं भैया। नहीं ना। पता नहीं। हाँ, डोगरी जैसे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डोगरा रेजिमेंट तुम्हारे जम्मू कश्मीर में है ना, तो वहां की बोली जाती है, जम्मू कश्मीर की होगी, है ना। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया ये मैथिली लिख रखी है, मैथिली जानते हो कहाँ बोली जाती है? बिहार बिहार झारखंड साइड बोला बिहार में हो गया ना। तो ये सारी ऑफिशियल्स लैंग्वेज है, इसमें तुम कोर्ट्स में जा सकते हो, कोर्ट में अपना काम करा सकते हो, या फिर मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जाकर अपना काम करा सकते हो। इसका फायदा क्या है कि अगर मान लो कि कल का कोई ये उत्तर प्रदेश में कानपुर का रहने वाला लड़का अगर मान लो कि तमिलनाडु में चला गया,
और उसको कोर्ट कचहरी करनी पड़ रही है, या फिर मान लो कि अगर जैसे उसको मान लो कि कोर्ट कचहरी ना तो सेंस, अगर जैसे मान लो कि अगर उसको कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करना है, उसको केवल हिंदी आती है, तमिलनाडु नहीं आती है, तो भी वो काम कर लेगा। तो ये सेंस था एक तुम्हारा लैंग्वेज पॉलिसीज को लेकर आने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज पॉलिसीज की स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी बताओ, मैंने जो अभी छोटा सा रिवीजन देने की कोशिश की वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, अभी काम करो, इसको पढ़ो वंश। A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. समझ रहे हो ना? अब जब मान लो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ही जब हमारा मतलब क्या कहते हैं किस चीज पे हो रहा है, लैंग्वेज की बेसिस पे हो रहा है। और तुम सोचो, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर अगर एक स्टेट की लैंग्वेज को अगर हम नेशनल लैंग्वेज मानेंगे तो फिर क्या होगा? बवाल नहीं होगा? लड़ाई नहीं होगी? हाँ जी। पहले तो हमारा इंडिया ऐसा नहीं था। पहले हमारा इंडिया कुछ अलग टाइप से था, यूनाइटेड प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटल प्रोविंस था, बंगाल प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस था, ये सब था, बॉम्बे प्रोविंस था, बड़े बड़े प्रोविंस थे। तो उसमें स्टेट वाला कंसेप्ट कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद में स्टेट्स को डिवाइड किया गया, और जब तुम स्टेट्स को डिवाइड कर रहे हो, अब ये इस चीज पे डिवाइड करो कि यहाँ तुम्हारे यूपी वाले बोल रहे हैं, यूपी हिंदी भाषा चल रही है, यहाँ तुम्हारे मैथिली भाषा चल रही है ना, और यहाँ तुम्हारे ओडिया भाषा चल रही है। तो जब इस बेसिस पे तुम अगर तुम डिवाइड करोगे, तो तुम फिर पर्टिकुलर किसी एक जगह की तुम नेशनल लैंग्वेज नहीं मतलब क्या कहते हैं, एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते, है ना? तो यही चीज है कि हमारे इंडिया में जब फेडरेशन को एज अ लैंग्वेज पॉलिसी लाने की कोशिश की गई, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करने की कोशिश की गई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी किसी भी लैंग्वेज को एक स्टेटस नहीं दिया कि हाँ वो जो है मतलब क्या कहते हैं वो एक नेशनल लैंग्वेज है। तो जो तुम्हारी हिंदी बोली जाती है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं, वो एक कैसी लैंग्वेज है, वो तुम्हारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है तुम्हारी? एक तरीके की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। चलो इसको पढ़ो। Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother मदर tongue टंग। of only about 40% of Indians. Therefore there were many safeguards to protect other languages, है ना? अब तुम समझो, अगर मान लो कि हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदी हिंदी इस तरह से वर्ड बोलते हैं, हिंदी में बोलने वाले मैक्सिमम लोग हैं पूरे इंडिया में। जो हिंदी बोली जाती है वो टोटल 40% बोली जाती है, लेकिन 40% के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो बाकी तो 60% है ना। हिंदी जो तुम्हारा डोमिनेटेड एरिया है, जो हिंदी बोली जहाँ जा रही है, वो तुम्हारी कौन सी गंगेटिक प्लेन वाला एरिया ना। ये जो तुम्हारा गंगेटिक प्लेन है, इस गंगेटिक प्लेन में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, यहाँ तुम्हारे मतलब इन सब गंगेटिक प्लेन में तुम्हारी ज्यादा बोली जा रही है। और यहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा टोटल नंबर निकल कर आता है वो तुम्हारा 40% निकल कर आता है। लेकिन रेस्ट जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो अदर अदर जो स्पेसेस है, जैसे मान लो कि यहाँ गुजरात में अलग लैंग्वेज चल रही है ना? तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अलग चल रही है ना? जम्मू कश्मीर लद्दाख में अलग चल रही है, तुम्हारे महाराष्ट्र में अलग चल रही है, आंध्र प्रदेश में अलग चल रही है। तो हम उनको भी नहीं भूल जाएंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ तुमको स्टेटस तो देना ही पड़ेगा, ये चीजें है ना। तो हमने मदर टंग को एज अ ऑफिशियल मतलब क्या कहते हैं, मदर टंग जो हमारी हिंदी है, जो केवल 40% बोली जाती है, इसी वजह से हमने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। और जो बाकी अदर लैंग्वेजेस थी उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। तो अगर मैं बात कर देता हूँ कि हिंदी के साथ साथ फिर ऐसे अदर कौन सी लैंग्वेज है जिनको मतलब रिकग्नाइज किया गया है, जिनको सोचा गया है कि हाँ मतलब ये एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इनको भी माना जाएगा। तो टोटल नंबर कितनी है बताओ मुझे? 22. हाँ 22, वेरी गुड, है ना? अब चलो इसको पढ़ो। Beside Hindi, there are राइट। 22 other हाँ हाँ languages. ठीक, ठीक ठीक। बिसाइड्स कहाँ होता है? अच्छा ठीक है, हाँ बोल। Beside Hindi, there are 22 other languages recognized as scheduled language by the हाँ, Constitution. अब देख रहे हो ना, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। जब मैं ऑफिशियल लैंग्वेज बोलता हूँ तो ऑफिशियल लैंग्वेज को मैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? शेड्यूल्ड लैंग्वेज, है ना? ये हो गया शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इस चीज को याद रखना, जब मैं ऑफिशियल लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो मैं उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ बड़े आसानी से। ये हो गया, अब आगे पढ़ो। A candidate in an examination conducted for the central government position में ई क्या लिखा है भैया मे के बाद? में ऑप्ट, ऑप्ट मतलब होता है ऑप्शन है आपके पास चूज करने का, ये चीज है। अब ये बोल रहा है में कि देखो ऑप्ट। हाँ, 22 अदर अदर लैंग्वेज होने की वजह से, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होने की वजह से, शेड्यूल्ड लैंग्वेज होने की वजह से, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है उनकी वजह से, ये तुम्हारा शेड्यूल 8 में भी आता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना शेड्यूल, जैसे एक शेड्यूल होता है, जब तुम आगे पढ़ोगे
तब ऐसे आएगा कि शेड्यूल 1 में क्या लिखा है, शेड्यूल 2 में क्या लिखा है, शेड्यूल 3 में क्या लिखा है, इस तरह से। जब तुम शेड्यूल 7 में थे तब हमने सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ा था ना, सेंटर स्टेट रिलेशन। जब हम शेड्यूल 5 में थे तब हमने देखा था कि जो तुम्हारा एटीएम है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो स्पेशल पावर दी गई है उनके बारे में पढ़ा। तो जब तुम्हारा इसमें आओगे, जब क्या कहते हैं, शेड्यूल 8 में आओगे, तो शेड्यूल 8 में तुम्हारा लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसके बारे में शायद मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ तुमको, रुको जरा एक सेकंड को। आर्टिकल रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी शेड्यूल 8 में ये मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, आर्टिकल 343। तो मतलब देखो, आर्टिकल 343 है वो तुम्हारा पार्ट 17th में है, जो कि तुम्हारा आर्टिकल 343 से 351 तक को डील करता है। और अगर मान लो कि अगर मैं उसकी बात कर देता हूँ, शेड्यूल की बात कर देता हूँ, तो वो तुम्हारा 8th शेड्यूल। ये धीरे धीरे तुमको सारी चीजें भी याद हो जाएंगी, इसकी कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। तो ये देखो, यही है कि अगर मान लो कि अगर हमने अदर अदर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी है ना, अलग अलग भी ऑफिशियल लैंग्वेज, इससे फायदा क्या होगा कि जो कैंडिडेट है, अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देना होगा, तो वो किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है। किसी भी लैंग्वेज इन द सेंस मतलब 22 लैंग्वेज जो हैं, उन 22 लैंग्वेज में वो कोई भी लैंग्वेज में बड़े आसानी से वो एग्जाम दे सकता है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। है ना, ये चीज है। तो सेंट्रल देखो, मैं बताता हूँ, देखो बात ये है, मैंने बोला सेंट्रल, सेंट्रल में कौन सी, सेंट्रल में कौन सी मतलब सभा होती है? लोकसभा, राज्यसभा होती है ना। ये क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा होता है सेंट्रल में, मतलब दिल्ली में जो लोग सरकार आ रहे हैं। अब ये लोकसभा राज्यसभा में जो लोग आ रहे हैं वो पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। तो अब मान लो कि लोकसभा राज्यसभा में कोई भी लॉ आ रहा है वो पूरे भारत के लिए आ रहा है, ये सबके लिए आ रहा है, तो उसमें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि यार ये जगह ये इस लोगों के लिए, ये जगह इस लोगों के लिए, इस जगह ये लोगों के लिए, ज्यादा फेवर नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से जैसे मान लो कि अगर कोई टीचर की वैकेंसी आ रही है ना, अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रहा है, तो उसमें पूरे इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूरे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती है उसमें, है ना। तो वो अगर मान लो कि सेंट्रल की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें कोई भी लैंग्वेज चल सकती है, किसी भी लैंग्वेज में मतलब टेस्ट दिया जा सकता है 22 लैंग्वेज के अंतर्गत, ये चीजें। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये है तुम्हारा लखनऊ, ये क्या है तुम्हारा लखनऊ, तो लखनऊ में भी एक तुम्हारी मतलब सभा चल रही है, एक तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली और एक तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधानसभा, विधान परिषद। तो वहां जो लोकसभा में जो सॉरी जो लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद में जो तुम्हारे आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो तुम्हारे प्रॉपर पूरे उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं। कोई यहाँ से आ रहा है, 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 कोई यहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी हिंदी बोली जाती है? हिंदी सारे लोग समझते हैं, लेकिन ऑफिशियली हर कोई बोलना नहीं पसंद करता कि हाँ पूरे हर जगह हिंदी बोली जाती हो। जैसे मान लो कि तुम्हारे ब्रज में तुम्हारी ब्रज भाषा बोली जाती है, तुम्हारे जो मतलब क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा मतलब बिहार से टच में, वहां तुम्हारी मैथिली भाषा बोली दी जाती है, इस तरीके से भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तुम्हारी जो ठेठ हिंदी होती है वो तुम्हारे कानपुर में बोली जाती है ना। गोरखपुर में साइड जाओगे तो वहाँ थोड़ी सी अलग हिंदी बोली जाती है, अल्प हिंदी बोली जाती है। तो तुम देख रहे हो एक स्टेट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। क्या है? तुम्हारे स्टेट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो रखी है। तो यही चीज है कि अगर मान लो कि अगर जैसे इतनी ज्यादा जब लैंग्वेज हो जाएंगी तो कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाते हैं। तो सेंटर क्या कर रखा है कि उसने 22 लैंग्वेज को चूज कर रखा है कि 22 लैंग्वेज है हमारे पूरे भारत की। अब इस 22 लैंग्वेज में आपको जिस चीज से, जिस लैंग्वेज में भी आपको काम कराना है, आप काम करा सकते हो बड़े आसानी से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, हाँ भैया। आ हाँ गया। भैया। और अगर मान लो कि अगर ये बोला गया कि सेंटर मतलब क्या कहते हैं, स्टेट में आपकी जो और भी ज्यादा वो है, लेकिन ऐसा नहीं लिया गया कि हाँ मान लो कि अगर सेंटर में और भी ज्यादा, जैसे मैंने अभी तुमको इसका एग्जांपल बताया था ना, उत्तर प्रदेश का बताया था, तो ऐसा नहीं है। उसकी हम लोग कलेक्टिव एक मतलब क्या कहते हैं, एक मान लेते हैं कि हाँ जो वहाँ ज्यादा चल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में किसकी चल रही है तुम्हारी, हिंदी की ज्यादा चल रही है। तो ये चीज है, पढ़ो। States too had their own official language. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे मान लो कंसर्न स्टेट्स की भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे मान लो कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो मैंने बोली है हिंदी है, ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारी हिंदी मतलब एक तरीके से सेंटर ने बोली कि हाँ हिंदी लैंग्वेज में कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर जैसे मैं पूछूं कि हिंदी लैंग्वेज सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल की जाएगी,
किस स्टेट में इस्तेमाल की जाएगी, तो आंसर ही आएगा भैया वो उत्तर प्रदेश है। अगर मैं बोल दूंगा कि इससे मुझे तमिल कहाँ की जाएगी, तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम आती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अच्छा चलो मान लो कि तुम्हारी सेंटर की है, लेकिन वो सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होती होगी, तो तुम बोलोगे ना तमिलनाडु में होती है। तो वही चीज है कि जो तुम्हारे जो भी गवर्नमेंट है, जो भी काम काज जो भी हो रहे हैं, है ना, तो वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज वहां ज्यादा इस्तेमाल की जाएगी, जो उस चीज से रिलेटेड वहाँ कंसर्न स्टेट है ना, क्या है तुम्हारा कंसर्न स्टेट है, ये चीज है ना, ये चीज। अब इसको आगे पढ़ो। Unlike Sri Lanka, the leader of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. हाँ, अब देखो जो हम लोगों ने 40% पढ़ा है ना, अब ये 40% बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अब 40 से शायद अभी हो गया होगा 50%। क्यों? क्योंकि अब साउथ वाले भी समझ चुके हैं कि अगर हमें काम कराना है, लेबर्स से काम कराना है, या फिर हम लोग को मतलब सर्विस हमको एम्प्लॉय करानी है, बैंगलोर में जाके काम करना है, ये सब काम करना है, तो उसके लिए हिंदी आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो हिंदी पॉपुलेटेड एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि अगर एक लैंग्वेज पॉलिसी हो जाती है, अगर पूरे इंडिया में एक लैंग्वेज पॉलिसी हो जाएगी, तो उससे यूनिटी तो बैठेगी ही बैठेगी, उससे ये भी होगा कि हमारा काम काज स्ट्रक्चर ये सब हो जाएगा। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर सबको हिंदी आती होगी और हमको एक लॉ लेकर आएंगे, मान लो कि अगर जैसे हमने कोई एक लॉ लेकर आए और सबको हिंदी आती होगी, तो हमारा केवल एक पन्ना बस वेस्ट होगा। अब अगर मान लो कि सबको हिंदी नहीं आती होगी, अलग अलग लैंग्वेज 22 आती होंगी, तो बस मैं एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 22 पन्ने को वो कर रहा हूँ। तो तुम सोचो इंडिया में ऐसे कितनी सारी चीजें होती होंगी कि जिसको लैंग्वेज के सेंस में इतना ज्यादा हैक्टिक हो जाता होगा। सेम चीज है, हैक्टिक हो जाता होगा। तो अब जैसे मान लो कि अगर मैं बात कर देता हूँ तुम्हारी इसकी क्या कहते हैं कि तुम्हारा क्या कहते हैं, ये तुम्हारा है यूके, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी ये वाला ठीक है, यूके पार्ट है, इसको बोल देते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक लैंग्वेज चलती है इंग्लिश। तो मुझे बताओ जब तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज वहां चलती है तो उसका फायदा नहीं होता होगा, उनको यूनिटी नहीं फील होती होगी। तो ठीक वैसे एज अ इंडिया भी हम चाहेंगे, एज अ इंडिया भी हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ हिंदी लैंग्वेज का प्रोत्साहन हो, मतलब हिंदी लैंग्वेज बढ़े। तो अब हम लोग वैसा नहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसे तुम्हारे श्रीलंका में उन्होंने सिन्हाला को बढ़ाने की कोशिश की। वहां क्या हुआ कि यहाँ ये जो तुम्हारा अगर जैसे मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये श्रीलंका है, तो उन्होंने क्या किया, सिन्हाला यहाँ तक रहते थे, यहाँ तुम्हारे क्या कहते थे, तमिल रहते थे, नॉर्थ ईस्ट में तमिल, और तुम्हारे छोटे से वेस्ट में सब तमिल। तो उन्होंने क्या बोला था कि तमिल को लात मार के भगाना स्टार्ट कर दिया, वहीं की तमिल के बोल के, है ना, कि हम वहाँ की लैंग्वेज को नहीं मानेंगे, केवल सिन्हाला चलेगी। और ये जो सेंटर में जो तुम्हारे क्या कहते हैं, ये जो इंडियन तमिल थे, उनको तो कोई भाव भी मिल ही नहीं रहा था। तो ये क्या था कि वो अपनी लैंग्वेज को इस तरीके से ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ क्लैशेस हो गए, ये सब हो गया। लेकिन इंडिया में हिंदी को प्रमोट करने के अलग अलग तरीके, हम दिवस मनाते हैं, ये सब मनाते हैं, फील कराते हैं लोगों को कि देखो हिंदी लैंग्वेज ऐसा ऑफिशियल रखना थोड़ा जरूरी है। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, लेकिन अगर नेशनल लैंग्वेज अगर हिंदी की जाएगी, हिंदी को स्प्रेड किया जाएगा, तो हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जिंदगी काट सकते हैं, हम इंडिया को और अच्छे एक नई पहचान दिला सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये एक हमारा रोल है, हम कैसे उसको आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन आगे चल के देखते हैं, लेकिन अभी भी देखो क्लैश हो रहा है, काफी चीजें हो रहा है ना, ये सारी चीजें हो रहा है। कुछ लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखना चाहिए, जो कभी आज तक मतलब क्या कहते हैं 1965 में बंद कर दी गई, है ना, ये सारी चीजें। इवन जो तुम्हारा तमिलनाडु, उसने काफी मतलब वॉलेंट रोल ले लिया था कि नहीं, ये जो मतलब क्या कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे यहाँ चलेगी, ये सब नहीं चलेगी, मलयालम और इंग्लिश चलेगी ना। तो ये काफी सारे क्रिटिक्स आए हैं हिंदी को भी लेकर कि आप हिंदी को ही प्रमोट क्यों कर रहे हो, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें हैं, तो वो अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, पढ़ो। According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Indian speaking states demanded that the use of English continue. कंटिन्यू है ना। अब यही बात है कि अब ये जो तुम्हारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो 1965 में जो एबॉलिश कर दी गई कि यहाँ चल ठीक है, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अब तुम्हारी इंग्लिश कंटिन्यू नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट इन प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज भी इंग्लिश चलती है। अब ये बोला गया कि 1965 में अब भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी इंग्लिश में नहीं लिखी जाएंगी, अब वो तुम्हारे ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखी जाएंगी। किसमें लिखी जाएंगी, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज में लिखी जाएंगी। लेकिन ये जो चीज है ये किस चीज को प्रमोट करने के लिए किया गया था, कि इंग्लिश को हटाएंगे तभी हिंदी प्रमोट हो पाएगी। तो जो तुम्हारे बेसिकली जो तुम्हारे नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, जैसे मान लो कि ये केरला है, केरला हो गया, ये क्या है तुम्हारा कर्नाटक हो गया, ये क्या है तुम्हारा तमिलनाडु हो गया। तो इन लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। इन लोगों ने क्या बोला कि नहीं,
हम इंग्लिश को भी प्रमोट करेंगे, इंग्लिश को भी आगे बढ़ाएंगे। इसी वजह से तुम देखना केरला में जो स्टैलिन की सरकार है वो आज भी मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश का सपोर्ट करती है, सारी चीजें करती है, क्योंकि आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। लेकिन ये इस वजह से कर रहे हैं, इंग्लिश को ऐसा क्यों सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जो हमारे पूरे इंडिया में बोली जाती है, लगभग लगभग हर कोई बोल सकता है अगर उसको सीख जाए। तो ये है क्योंकि पहले से बोली चली आ रही है। लेकिन मान लो कि केरला में जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो मलयालम बोली जा रही है। क्या बोली जा रही है तुम्हारी? मलयालम लैंग्वेज बोली जा रही है। तमिलनाडु में तुम्हारी तमिल बोली जा रही है, कर्नाटक में तुम्हारी कन्नडा बोली जा रही है। लेकिन अगर मान लो कि अगर जैसे हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं कि पूरा इंडिया हिंदी बोले, वैसे अगर हम मलयालम, अगर मान लो कि हिंदी को सपोर्ट करते हैं और अगर पूरा इंडिया बोलना सीखना चाहे, सीख के करना चाहे, तो उसको करने में कम से कम 100 साल लगेंगे। लेकिन मैं बोलूंगा लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि नहीं यार हिंदी नहीं, मलयालम को सपोर्ट करते हैं, तो मलयालम को बोलने में जो हिंदी को 100 साल लग रहे हैं, इसको शायद 500 साल लग जाए, है ना? तो ये मलयालम वालों को मालूम चल गया है कि देखो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज की तवज्जो आगे चल के नहीं होगी। तो हम उसकी करेंगे जो अभी तक प्रोमिनेंट आ रखी है, इंग्लिश की आ रखी है। तभी क्या होता है कि जो तुम्हारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वो इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं ज्यादा अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज से भी, काफी बार, है ना? ये चीजें क्यों? क्योंकि अगर हिंदी को सपोर्ट करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला सिस्टम भी हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना? क्या चीज ऐसा होगा नहीं बेसिकली, है ना? अब इसको पढ़ो। In Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by agreeing the agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose. समझ में आ रहा है? अब तमिलनाडु ने देखो वहां बहुत लड़ाई दंगा किया कि नहीं, हिंदी को सपोर्ट करने के लिए इंग्लिश को नहीं रोका जाएगा, ये सब नहीं रोका जाएगा, है ना? ये सब बोला गया। तो अब जब ये सारी चीजें हुई तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में भी ऑफिशियल लैंग्वेज काम कर लेंगे और इंग्लिश में भी तेरे लिए काम कर लेंगे, तो ये ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, काफी क्रिटिक्स आए, है ना? काफी सारे क्रिटिक्स आ गए। ये जो क्रिटिक्स थे ये सब किसकी वजह से हुए? क्योंकि जो इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट्स थे, ये इसका मतलब क्या कि जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे काफी रिच थे, काफी रिच लोग जो थे जो इंग्लिश बोला करते थे, ये उनके फेवर के लिए हो गया, है ना? ये क्या हो गया, उनके फेवर के लिए हो गया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसीज लेकर आता है, हिंदी दिवस मनाता है, ये सारी चीजें बनाता है ना? हिंदी में बुक्स प्रिंट करता है, ये सारी चीजें करता है। इन्हीं वजह से पेपर्स जो आते हैं वो मैक्सिमम तुम्हारे हिंदी में अच्छे आते हैं। ये सब क्यों आते हैं? कि ताकि जो तुम्हारी एज अ हिंदी लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जाए, है ना? प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि थोपा जा रहा है कि अदर अदर स्टेट्स में कि तुम हिंदी बोलो, जबरदस्ती बोलो। बस ये है कि हिंदी को जब प्रमोट किया जाएगा तो धीरे 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 सारी चीजें हो जाएंगी, है ना? जैसे मान लो कि अगर किसी को लौकी नहीं पसंद है ना, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा लौकी हर दिन खाने को दिया जाएगा, थोड़ी 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 थोड़ी, तो एक दिन टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसको भी लौकी से वो एडजस्टेबल हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए वो चीजें इतनी डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो ठीक वैसे लैंग्वेज का भी है। तो जो हिंदी लैंग्वेज को जो प्रमोट किया जा रहा है वो एकदम धीमे 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 किया जा रहा है कि ताकि जो बाकी चीजों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे पढ़ो इसको। Aman Palo, पढ़ो अंश, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ो, फिर बता रहा हूँ अंश को, अमन को पढ़ेगा। promotion of Hindi continued to be the official policy of the government of India. पढ़ो आगे। प्रमोशन Promotion डजंट does मीन। not mean that the central government can impose Hindi on state where people speak a different language. हम्म, है ना? अब तो The, ये जो flex- मैंने इसको समझाई वही चीज है कि नहीं है, बताओ? हाँ भैया, है ना? अब आगे बढ़ो। the flexibility shown by Indian politics leader help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. है ना? जैसे श्रीलंका में जो वालू है वो हमारे इंडिया में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? लेकिन अभी भी देखोगे धीरे धीरे हो ही रहा है। जिस हिसाब से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो एमएनएस की जो मतलब एमएनएस की जो है ना, ठाकरे करके एक जो है ना, वो जो तुम्हारा महाराष्ट्र में है ना, वो बेवकूफी कर रहा है, वो इंडिया को डिसयूनाइट करने की कोशिश कर रहा है ना? तो वो चीज है। तो वो वाले क्लैशेस तो आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें भी सब सही हो जाएंगी, है ना? अब देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर जो बना है इंडिया का, है ना, जो पहले कभी ये जो ऐसे था, है ना, 1947 में ऐसे था, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 1940 सॉरी 1947 से पहले ऐसे ऐसे था। फिर उसके बाद 1947 1956 में तुम्हारे स्टेट्स को जब डिवाइड किया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया,
तब तुम्हारा ऐसे था, है ना? तब हम ये देखेंगे कि इसमें फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की गई, क्या क्या चीजें आई, है ना? सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में सरकारों को रिलेटेड हम पढ़ेंगे, कोalition गवर्नमेंट को रिलेटेड पढ़ेंगे। तो मुझे ये बताओ, लैंग्वेज पॉलिसीज के सेंस में यूनिटी, डिसयूनिटी, ये जो भी चीजें थी वो समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गई ना? चलो ठीक है, अब प्रणव, अब आगे पढ़ो तो। Restructuring the center रीस्ट्रक्चरिंग। state relation, restructuring the central state relations is one more way in which federalism has been strengthened and practiced. स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या है? कि जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है को रीस्ट्रक्चर किया गया है ना? रीस्ट्रक्चर जो मतलब मान लो कि जो पहले अदर अदर तरीके से दिखता था, आज 1947 के बाद जो अलग थोड़ा सा दिख रहा है। तो अलग दिखने की वजह से जो हमने ये स्टेट लिस्ट बना रखी है, सेंट्रल स्टेट लिस्ट, तुम्हारा स्टेट लिस्ट, तुम्हारा फिर मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट। तो उस सेंस में हम देखने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से अरेंजमेंट हो रखे हैं जिससे हमने पावर शेयर कर रखा है, कि हाँ मतलब मान लो कि जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जा सकती है। तो अभी जो एक कंसेप्ट अगर मैं तुमको एक थीम देने की कोशिश करूं सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में इसमें जो थीम आने वाली बस वो यही आने वाली है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट सरकारें चुनी जा रही हैं। जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश में कौन चुनी जा रही है तुम्हारी, एक मतलब क्या कहते हैं हिंदी की एज ऑफिशियल लैंग्वेज चुनी जा रही है, जो कि लखनऊ से ये करा रही है। अब मतलब ऐसा बता सकते हैं ये चीज हो गया कि मतलब यहाँ बीजेपी मतलब इस तरह की सरकार है, तुम्हारे उड़ीसा में उड़िया की सरकार होगी, राजस्थान में एक राजस्थानी उसकी सरकार होगी, पंजाब में कांग्रेस आपकी सरकार है। ठीक है, तुम्हारा ये सारी चीजें हो गई, है ना? तो जो जो जहां जहां जगह है, जिस जिस की जो लैंग्वेज बोली जा रही है, उसके हिसाब से वहाँ के लोग प्रोमिनेंट है, वहाँ के लोग ज्यादा हुए हैं। लेकिन यही है कि तुम्हारे दिल्ली में जब लोकसभा राज्यसभा में जो लोग वोट बैठते हैं, वो तुम्हारे ओवरऑल इंडिया से आके बैठते हैं। तो हमें मालूम है कि अब मुझे बताओ कि अगर जैसे मान लो कि अगर यहाँ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं साउथ में, अगर मैं केरला की बोलता हूँ AIDMK की सरकार, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग AIDMK, या तमिलनाडु की सरकार में बोलते हैं, ठीक है, AIDMK की सरकार, जो कि बेसिकली तुम्हारे तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु में सरकार है, स्टालिन की जो सरकार है वो है। तो मुझे तो यहाँ जो तमिल, जैसे मान लो कि यहाँ जो, यहाँ से भी सीटें होंगी, मान लो कि यहाँ मान लो कि 40 सीटें जो तुम्हारे लोकसभा राज्यसभा, जैसे मैं बोलता हूँ लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा में टोटल 550 सीटें हैं, मतलब पूरे भारत से 550 सीटें लोग आके बैठेंगे। राज्यसभा में 250 लोग आके बैठेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि लोकसभा में जो 550 सीटें आ रही हैं, तो पूरी 550 की सीटें तुम्हारी तमिलनाडु से नहीं आ रही हैं, तुम्हारी 80 सीटें तुम्हारे उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, है ना? तो तुम्हारे कुछ 60-65 सीटें यहाँ से आ रही, राजस्थान से आ रही हैं, है ना, बिहार से आ रही, कुछ ऐसे आ रही है। तो अलग 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 उससे आ रही है। अब जैसे मान लो गैस करो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि तमिलनाडु से 40 सीटें आ रही हैं, तो मुझे बताओ जो तमिलनाडु से 40 सीटें आ रही होंगी, वो तुम्हारे मतलब ज्यादातर कौन होंगे, वो लोग कौन होंगे जो मतलब हिंदी बोलते होंगे, या फिर जो मतलब क्या कहते हैं तमिल बोलते होंगे, बताओ मुझे। भैया जो तमिल बोलते हैं। जो तमिल बोलते होंगे। जो तमिल है। अब मुझे बताओ कि अगर जैसे मान लो कि AIDMK के मतलब AIDMK की अगर यहाँ सरकार चल रही है, जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चल रही है, वैसे AIDMK की यहाँ सरकार चल रही है, तो मैं ये बोलता हूँ कि जो तुम्हारी AIDMK के जो लोग होंगे उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस 40 सीटों में जीतने की, या फिर मतलब कोई अदर मतलब क्या कहते हैं अदर पार्टी के जीतने की संभावना है, मुझे बताओ। भैया जो वहाँ की पार्टी है। जो वहां की पार्टी है ना, ठीक वैसे ही कन्नाडा में जो तुम्हारी कांग्रेस की सरकार है वहां की होगी। अब मान लो कि 40 यहाँ से हो गए, 60 यहाँ से, अलग 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 लोग हुए। तो मुझे बताओ जब ये एक साथ जब जाएंगे लोकसभा की 550 सीटों में बैठेंगे, और जब उनको वहां सरकार बनानी होगी, तो उसके लिए भी मेजोरिटी चाहिए। तो मतलब इनको क्या चाहिए कि यहाँ इनके मतलब 275 सीटों से ऊपर आनी चाहिए। तो वो आ नहीं पाएंगे, है ना? वो क्या होगा, वो आ नहीं पाएगी। जब वो आ नहीं पाएगी तो क्या होगा कि इनको एक साथ आना पड़ेगा। सारे स्टेट्स के जितने भी तुम्हारे MP चुनकर आ रहे हैं, सारे MPs को एक साथ चुनकर आना पड़ेगा, और उनको 275 सीटों से ज्यादा लेकर आना पड़ेगा। और आने के बाद फिर वो उनको अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी कि हाँ चलो ये गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट का वो कोई भी नाम दे देंगे। तो जब वो उसका नाम दे देंगे। भैया हाँ बोलो बेटा। कोalition गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, क्योंकि उसमें सबके अलग अलग आइडिया हाँ होते होंगे, हाँ बिल्कुल सबका होते हैं, अलग तभी तो अलग ऐसे काम वर्क करती है। कैसे अब वर्क जैसे मान करता लो है। कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट वर्क कर। अब जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि दिल्ली में इस समय में बोलते हैं बीजेपी की सरकार है। किसकी बोलते हैं?
बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो बीजेपी की सरकार नहीं है। वो सरकार किसकी, तुम्हारी एनडीए की सरकार है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब उसमें जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो किसकी हैं, बीजेपी की हैं। बीजेपी के बाद तुम्हारे बिहार से जो तुम्हारे उसकी आ रही, बिहार की जो सीटें हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं। और जो बिहार में जेडीयू की सरकार है ना, इसकी है। और उसके साथ साथ जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, उड़ीसा में एक सरकार है, उड़ीसा में सरकार का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसकी सरकार है, ठीक है, वो चीज हो गया। ठीक। तो अब इन तीनों ने मिलकर, अब इन्होंने आंध्र प्रदेश की भी एक सरकार है ना, आंध्र प्रदेश की भी है। तो अब तीनों ने मिलकर मतलब क्या किया कि 275 सीटों से ऊपर नंबर लेकर आए हैं। 275 सीटों से ऊपर नंबर लेकर आए। तो उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, इन्हीं में से एक प्रेसिडेंट, एक तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बनाया दिया गया। अलग अलग मिनिस्टर बना दिए गए। अब जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा जो सबसे ज्यादा सीटें अगर बीजेपी से आई हैं, तो मुझे बताओ कि अगर मान लो कि अगर 275 एक साथ मिलकर भी आते हैं, तो ये लोग प्राइम मिनिस्टर किसका रखेंगे, बिहार का रखेंगे, या जो आंध्र प्रदेश से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, या फिर जो बीजेपी से आ रहा है उसका रखेंगे। ये बीजेपी। बीजेपी से आ रहे, इसी वजह से नरेंद्र मोदी तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अब मान लो कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि 15%, मतलब अगर मैं बोल देता हूँ कि 550 अगर सीटें हैं टोटल, तो 550 सीटों में 15% जो लोग होते हैं वो तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो मिनिस्ट्री की पोस्ट को संभालते हैं। तो मिनिस्ट्री की पोस्ट को जब संभालेंगे तो मुझे बताओ, क्या फिर इस बार जो अगर पीएम के अलावा फिर मुझे बताओ, क्या उनको अलग अलग स्टेट्स में फिर मतलब क्या कहते हैं वो नहीं देना पड़ेगा कुछ कुछ मिनिस्ट्री। तो इसी वजह से जो तुम्हारे बीजेपी की जो एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी का एक पीएम है, बाकी जो अदर मिनिस्टर्स हैं, तो अदर मिनिस्टर में कुछ मिनिस्टर बिहार से भी चुने गए, उड़ीसा पे से चुने गए, और तुम्हारा आंध्र प्रदेश से भी चुनेंगे। और इसका मजबूरी है उनकी, क्यों नहीं है। अगर मान लो कि अगर वो उड़ीसा के किसी भी मिनिस्टर को नहीं चुनेंगे ना, तो फिर क्या होगा, फिर उड़ीसा वाला अपना हाथ हटा लेगा, कहेगा नहीं नहीं भाई, तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा, ये 275 से सीटें कम हो जाएंगी, और जैसे ही 275 से सीटें कम हो जाएंगी, तो ये सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, है ना। ये क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। तो फिर इसको चेकआउट किया जाएगा, फिर इसको पास किया जाता है बिल कि हाँ मुझे बताओ कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस में पार्टी है कि नहीं। कॉन्फिडेंस पार्टी मतलब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस में सरकार चला सकती है कि नहीं, उसके पास मेजोरिटी में लोग हैं कि नहीं। तो ये चीज, तो ये कॉन्फिडेंस क्या होता है ना। ये सारी चीजें अभी मैं तुमको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो कोalition गवर्नमेंट को रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में कैसा एक मतलब एक तुम्हारा क्या कहते हैं रिलेशन बन रहा है सेंटर और स्टेट का। क्योंकि स्टेट से जो मतलब स्टेट में तुम्हारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें लोग बैठे हैं, उनको बोला जा रहा है एमएलए बोला जा रहा है। और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारे सेंटर में जो लोकसभा राज्यसभा बैठा जा रहा है, उसमें उनको बोला जाता है एमपी बोला जा रहा है। तो जो तुम्हारे लोकसभा में जो आ रहे हैं जो लोग, वो तुम्हारे एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग डायरेक्ट उनको चुन रहे हैं। जो राज्यसभा में आ रहे हैं, राज्यसभा में वो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल से ही चुनकर आ रहे हैं। एक तरीके से कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुनकर आते हैं, कुछ तुम्हारे इलेक्टेड होते हैं। तुम देख रहे हो ना, तो कैसे एक सेंटर और स्टेट का रिलेशन बन रहा है तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। जब मैं बोलता हूँ सेंटर और स्टेट का रिलेशन बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो चीज हमको देखने को मिली है। और वो जो तुम्हारा रिलेशन बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, तुम्हारा कोalition गवर्नमेंट की वजह से बन रहा है, इन सब चीजों की वजह से बन रहा है ना। अब अगर जैसे मान लो कि अगर मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर हर स्टेट में अगर मान लो कि बीजेपी की सरकार हो जाए, तो मुझे बताओ, तो तुम्हारा मतलब पीएम किसका बनाया जाएगा, बीजेपी का बनाया जाएगा, या बीजेपी अगर मान लो कि हिंदी के सपोर्टर है, तो जो पीएम होगा वो ज्यादातर क्या बोलता होगा, मुझे बताओ, हिंदी बोलता होगा या तमिल बोलेगा। हिंदी बोलेगा भैया। हिंदी बोलेगा। और मुझे बताओ कि फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि अगर कोई मिनिस्ट्री प्रोवाइड करनी होगी, तो जो हिंदी अच्छे से बोल लेते होगा उसको प्रोवाइड करेगा, या फिर जो कन्नड़ और तमिल बोलने की कोशिश करेगा उसको करेगा। भैया मिनिस्ट्री। है ना। भैया कि जो अगर देखो, अगर एक ही क्लास में अगर एक ही बच्चा स्मार्ट हो जाएगा, और बार बार अगर उसको ही तुम अगर वो बनाओगे, क्लास मॉनिटर बनाओगे, तो एक टाइम में ऐसा हो सकता है कि वो फिर मतलब थोड़ा सा बदतमीजी करने लगे, है ना। तो अगर मान लो कि अगर क्लास में अलग अलग बच्चे को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, एक बच्चा तुम्हारे क्लास की नोटबुक्स को संभालेगा, एक बच्चा क्लास की सफाई को देखेगा, एक बच्चा तुम्हारे बैग डेस्कर्स को देखेगा, इन सबको देखेगा, तो उससे क्या होता है कि पावर जब डिवाइड हो जाती है, तो फिर एक दूसरे को क्रॉस और चेक बैलेंस करने में ज्यादा मजा आती है ना। तो भी चीजें ज्यादा सही होती है। अब मान लो कि अगर हमने एक को ही राजा बना दिया, तो फिर वो चीजें खराब होने लगेंगी, है ना। उन चीजें क्या होने लगेंगी, खराब होने लगेंगी। वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा वो काम करने की कोशिश करेगा। तो ठीक वैसे इंडिया में भी है। तो हम लोग जो पर्सनली जो चाहते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा में हम ऐसा चाहते हैं कि किसी की एक सरकार टिके ना। समझ रहे हो ना। अगर एक सरकार टिकी रहेगी तो फिर वो लूप होल को जान जाएगी, और जब लूप होल को जान जाएगी, तो वो फिर सारी चीजें मतलब क्या कहते हैं खराब चीजें करने लगेगी। तो वो चीजें, तो अगर अलग अलग सरकारें आएंगी,
तो अलग अलग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, है ना, उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो जिससे क्या होगा कि लोगों का भला होगा, है ना। सेम वैसा ही, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर केवल जियो कंपनी होगी, तो तुम मुझे बताओ रिचार्ज कैसा हो जाएगा फिर। जो आज मान लो कि 675 रुपये में चल रहा है, वही चीज क्या वो 1000 के पार जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे बताओ। हाँ भैया जाएगा। जाएगा ना। तो अगर जैसे मान लो डेफिनेटली। कि मैं 10-15 कंपनियां बना देता हूँ, एयरटेल बना देता हूँ, बीएसएनएल बना देता हूँ, एयरसेल बना देता हूँ, डोकोमो बना देता हूँ, टाटा बना देता हूँ, ये सब बना देता हूँ, तो मुझे बताओ जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तब रेट कम होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। हाँ भैया। हाँ रेट कम बिल्कुल। होगा ना, तो उससे भला किसका होगा, इंडिया के लोगों का होगा ना। तो ठीक वैसे ये भी सरकार में भी है। तो अगर एक सरकार ही चलेगी, केवल एक ही लोग की चलेगी, तो फिर भारत के लोगों की नहीं चलेगी, केवल उस सरकार की चलेगी। तो ठीक वैसे यहाँ ही हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारा ये जो तुम्हारा चाइना है, चाइना में एक की सरकार है जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। नॉर्थ कोरिया में तुम्हारे किसकी सरकार है, तुम्हारे किम जोंग उन की सरकार है। तो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, अपने आप को इलेक्ट करते हैं। तो मुझे लेकिन वहां पार्टी कितनी है, केवल एक पार्टी है। तो मुझे लगता है क्या वो ट्रू फीचर है डेमोक्रेसी का, क्या उसको हम लोग डेमोक्रेसी का ट्रू फीचर मान सकते हैं, नहीं मान सकते ना। तो फीचर तो तुम्हारा तभी अच्छा होगा ना जब तुम्हारे एक से ज्यादा पार्टी होंगे और एक से ज्यादा पार्टी तुम्हारी वो कर रही होंगी, ना, ये चीज है। अब जैसे मान लो कि यूएस में तुम्हारी दो पार्टी सबसे ज्यादा मेन है, एक है तुम्हारी कांग्रेस पार्टी और एक है तुम्हारी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ये दो पार्टी हैं जो आपस में एक दूसरे से फाइट करती है और जीतने की कोशिश करती हैं, है ना। कि मतलब क्या कहते हैं कि कौन इंडिया को, मतलब क्या कहते हैं कौन उसको चलाएगा, पूरे यूएस को चलाएगा एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन बाकी जो उनके अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनकी सरकार है। ठीक वैसे हमारे इंडिया में भी दो पार्टी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो रखी है ना। तीन तीन चार पार्टी, बेसिकली नेशनल पार्टी तो बहुत सारी है हमारे यहाँ, है ना, जैसे 18 नेशनल पार्टी है। लेकिन अगर प्रोमिनेंट की बात की जाएगी तो उसमें कांग्रेस हो गया, तुम्हारा बीजेपी हो गया, है ना, ये हो गया कांग्रेस बीजेपी हो गया तुम्हारा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, है ना, ये हो गया। तो कम्युनिस्ट सीपीआई जिसको बोला जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये जो तुम्हारी तीन पार्टी है, ये सब क्या है, प्रोमिनेंट पार्टी है, इंडिया की पार्टी है, रिप्रेजेंट कर रही है ना। मतलब ज्यादातर ये होता है कि अगर जैसे इनका कोई अगर बनेगा पीएम तो इन्हीं पार्टियों उसमें बनेगा, इन्हीं पार्टी से बनेगा। तो अगर अगर मान लो कि अगर केवल बीजेपी से बनने लगेगा, तो फिर बीजेपी अपना रूल और रेगुलेशन को अपने अकॉर्डिंग से चलाने लगेगी, तो फिर बाद में इंडिया एज अ डेमोक्रेसी तो बोला जाएगा, लेकिन वो उसका ट्रू फीचर नहीं कर रही होगी, वो ट्रू फीचर नहीं अपना रही होगी। लेकिन अदर अदर स्टेट में अदर अदर अगर जैसे मान लो कि कांग्रेस की भी सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार है, समाजवाद की भी सरकार है, तुम्हारे है ना, दीदी की सरकार है, सबकी सरकार है। और वो अच्छा रोल प्ले कर रही है, देश को आगे ले जाने का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि लोग को अपनी जगह के अनुसार ज्यादा चीजें मालूम होती है। मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारे दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो तुम्हारी हिंदी भाषा बोलती है, लेकिन जो फीलिंग है, जो मान लो कि जो अगर मान लो कि जो तुम्हारे 550 सीटें हैं, 550 सीटें में तुम्हारे मैक्सिमम हिंदी बोलते हैं, मान लो 550 में 500 लोग हिंदी बोलते हैं और 50 लोग अदर लैंग्वेज बोलते हैं, अदर अदर स्टेट की 28 लैंग्वेज बोल देते हैं। तो बची कितनी तुम्हारे पास, केवल 23 लैंग्वेज बची। हम मान लो कि 23 लैंग्वेज जो बची वो तुम्हारे मतलब मान लो कि झारखंड से कुछ आगे, यहाँ से आगे, वहां से आगे। अब इससे घाटा क्या होगा कि अगर जैसे मान लो कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वो चीजें लेकर आते हैं, कोई भी लैंग्वेज को रिलेटेड कुछ भी लेकर आते हैं, कैसा भी रूल लेकर आते हैं, तो उसमें क्या होगा, हिंदी वालों की ज्यादा चलेगी, हिंदी अपना वाला ज्यादा रूल लेकर आएंगे। तो मलयालम वाले अपने आप को ज्यादा डिप्रेस फील करेंगे, एआईएमडीएम के वाले ज्यादा फील करेंगे, वो सब करेंगे। तभी इसी वजह से कि अगर मान लो कि कल को अगर सरकार चुनकर आती है तो वहां के लोग ही लैंग्वेज को प्रमोट करें, वहां के लोग ही अपने कल्चर को प्रमोट करें। और मैं कहाँ प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ, इन 550 सीटों में प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। कि मान लो कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है तो वो बात करें, वो बताएं कि नहीं हमारे यहाँ तो कल्चर ऐसा चलता है, हम अपने कल्चर को केवल इतना ही चेंज कर सकते हैं, वैसा ही चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं ना। कि जैसे मान लो कि अगर जैसे हम बोल देते हो कि नॉर्थ स्टेट तो वैसे काफी पढ़ा लिखा स्टेट है, ऐसे लांछन नहीं उठाना चाहिए। मैंने बोल दिया कि जैसे मान लो कि यहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक जैसे मान लो कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कों को केवल पढ़ाया जाता है, और ये बोल देते हैं कि नहीं यार लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, सेंटर में बात चल रही है। और तुम्हारा मिजोरम वाले ने बोला कि नहीं यार मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाएगा, हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर नहीं है। लेकिन जब उनको प्रूफ के साथ ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी, बताया जाएगा कि नहीं यार देखो लड़कियों को इस तरह से पढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर वहां की जगह की इम्प्रूव होगी। तो अब वहां को पहले क्यों बोले जा रहे थे आपको नहीं पढ़ाया जाए, नहीं बताया जाएगा, इसी वजह से ना, क्योंकि मतलब वहां मतलब क्या कहते हैं, वहां के लोग ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, 550 सीटों में उनकी मतलब बोलबाला नहीं था। लेकिन अभी तो बोलबाला हो गया ना। तो ये चीजें, अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। हेलो। आ हाँ गया भैया ब्रो। आ गया आ गया। आ गया ना। मेरा लैपटॉप फ्रीज हो गया था।
फ्रीज ही हो गया ना? हो गया क्या, ये फ्रीज हो गया है? अभी तो एक ही चीज दिखा रहा है। दिखा रहा है अभी? चलो कोई नहीं। मैप फ्रीज ही ना हो। दिखा रहा है। क्या अभी आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन तो आ रही है मगर मैप दिखा रहा है screen अच्छा अभी मैप मैप ही दिखा रहा है। अब आ रही है? में। नहीं भैया, अब भी नहीं आ रहा। अभी भी नहीं है तो ये है। अब आओ इसी चीज से रिलेटेड जो भी चीजें हम लोगों ने अभी बातें की हैं, डिस्कशन किया, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि ठीक हो जाए। चलो पढ़ो। भैया, how the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. समझ रहे हो ना, ये जो शेयरिंग ऑफ पावर बोला जा रहा है कि सेंटर के पास कितनी पावर होगी, स्टेट के पास कितनी पावर होगी, म्यूनिसिपैलिटीज के पास कितनी पावर होगी। तो भाई वो रियलिटी में तो तभी डिपेंड है कि तुम्हारे जो रूलिंग पार्टी में जो है वो, और जो उनके जो लीडर है रूलिंग पार्टी, जैसे मान लो कि इस टाइम में बीजेपी है ना, बीजेपी के जितने भी अदर लीडर्स हैं वो कैसे इस अरेंजमेंट को फॉलो करवाना चाह रहे हैं। अगर वो जैसा चाहेंगे वैसा ही तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं शेयरिंग पावर होगी। अगर उनका मन होगा कि नहीं मतलब क्या कहते हैं कि हम बाकी लोग को तरफ वो नहीं देंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि चीजें सही नहीं होंगी। लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ पावर जिसमें स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, सेंटर को कम दी जाए, तो इससे ज्यादा मतलब वो होगा, है ना, ये चीजें होंगी। तो लेकिन और चलो देखते हैं। क्या भैया पढ़ना है? हाँ पढ़ना है। For a long time, the same party ruled both at the center and in most of the state. This meant that the state government did not exercise their right as autonomous federal फेडरल यूनिट, अब तुम units. समझ रहे हो ना। अगर मान लो कि काफी समय तक बीजेपी की सरकार भी सेंटर में है, और मान लो कि उत्तर प्रदेश या फिर मान लो कि तमिलनाडु में भी सरकार बीजेपी की मान लो, है ना, ये चीज मान लो। अगर मान लो कि सेंटर की भी वही सरकार है और बीजेपी की सरकार तुम्हारी तमिलनाडु में वही सेम सरकार, मान लो वैसे तो एआईडीएमके की सरकार है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि मान लो कि अगर वहां भी तुम्हारी वही सेम सरकार हो जाए, तो फिर इससे क्या होगा कि स्टेट सरकार का तसव्वुत तो ऐसे ही मिट जाएगा ना, स्टेट सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका रूल्स और रेगुलेशन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा। तो यही चीज तो होता है उत्तर प्रदेश में तुम्हारे योगी महाराज की कुछ नहीं चलती है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि सेंटर में सरकार अलग है, मतलब सेंटर की सरकार और तुम्हारी स्टेट की सरकार सेम है। समझ रहे हो ना, जो तुम्हारे ऊपर से झुंझुना बजाया जाएगा, मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बजाएगी, वही झुंझुना लेकर तुम्हारे मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बजा जाएगी। क्यों? क्योंकि वही के लोग तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हम लोग फेडरल बोला जाता है, फेडरल एक यूनिट बोली जाती है कि स्टेट के जो लोग होंगे वो कैसे एक मतलब अपना काम करेंगे। तो क्या काम कर पा रहे होंगे? फिर नहीं कर पा रहे होंगे ना। इसी वजह से ज्यादा समय तक सरकारें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सेंटर में भी सरकार उसी की है और स्टेट में भी उसी की सरकार है काफी दिनों तक, है ना। तो सेंटर में अलग होगी, स्टेट में जब अलग होगी तो स्टेट अपने आप को ज्यादा रोल प्ले कर पाएगा और तुम्हारा सेंटर भी अपने आप को ज्यादा रोल प्ले करवा पाएगा। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, आ गया ना। चलो ठीक है, अब इसको पढ़ो। as and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. यही तो मैंने बताया कि अगर जैसे मान लो कि अगर स्टेट और तुम्हारा सेंटर की दोनों की पार्टी सेम हो जाएगी, तो फिर सेंटर क्या करेगा? अंडरमाइन करेगा पावर को कि अरे यार तुम तो हमारे ही आदमी हो ना, तुम ज्यादा क्यों बोल रहे हो, तुम तो हमारा साथ दो, हमारा साथ दो। तो यही चीजें होती हैं, है ना। यही चीजें होने लगती है। लेकिन अगर मान लो कि अगर जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की, अगर वो डिफरेंट हो जाएगी, है ना, वो डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर से क्या होता है कि सेंटर और स्टेट में थोड़ा सा नोक झोंक बनी रहती है, तो जिसकी वजह से सेंटर दबाव नहीं डाल पाता स्टेट पे, ना तो स्टेट दबाव दबाव पाता उस पे। फिर वो दोनों केवल प्रोग्रेस पे ही काम करते हैं। किस पे काम करेंगे? वो केवल प्रोग्रेस पे ही काम करेंगे। तो इस चीज को याद रख लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? अब इसको पढ़ो। In those days, the central government would often misuse the constitutional to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined spirit of federalism. अब जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल में डिफरेंट है और तुम्हारे सेंटर में डिफरेंट है, तुम समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि सेंटर में अलग है और स्टेट की अलग है, तो सेंटर क्या करने की कुछ, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया
कि तुम्हारे जो सेंटर में सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, और जो तुम्हारी एआईडीएमके की सरकार है वो तमिलनाडु की सरकार है। तो बीजेपी हर एक कोशिश करती कि नहीं करती कि मतलब क्या कहते हैं एआईडीएमके की सरकार को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, वो सब कर दिया जाए, है ना। तो अगर मान लो कि सेंटर की सरकार में लंबे समय तक अगर बीजेपी की रहेगी, तो एक समय पक्का आ जाएगा कि तमिलनाडु में एआईडीएमके की सरकार गिर जाएगी। तो इसी वजह से ज्यादा समय तक सेंटर की गवर्नमेंट में एक की ही सरकार नहीं बनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लूप होल पता चल जाएगा। जब लूप होल पता चल जाएगा तो फिर उससे क्या होगा कि फिर वो अपनी जगह को अपना मतलब फिर वो अपनी पार्टी को हर जगह अपनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इस समय बीजेपी कर रही है। बीजेपी पहले कोई एक गवर्नमेंट थी जो कि तुम्हारे केवल कहते हैं उत्तर प्रदेश में और तुम्हारे गुजरात में वो कर रही थी, लेकिन आज वो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया को कवर कर रही है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि उसको जैसे ही मतलब क्या कहते हैं ऑर्गन्स मिल गए, तुम्हारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन की ईडी मिल गए, ये सब मिल गए, तो वो रेड रेड कर करके वो अपनी जगह कौन से मतलब कोalition की सरकार बना दी हर एक स्टेट में। तो अभी तो सिस्टम ऐसा हो गया है कि बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है और स्टेट में भी हर से उसमें हो रखी है। अगर जैसे मान लो मैं पुराने जमाने में कांग्रेस की बात करता हूँ, तो कांग्रेस ने तुम्हारे 60-70 साल वो किया, 60-70 साल तुम्हारी सेंटर में बनी रही। जब वो सेंटर में बनी रही तो उससे घाटा हमारा क्या हुआ कि उसको सारे लूप होल मालूम थे कि कितना क्या पैसा क्या कैसा क्या है, वो सब चीजें कर सकते थे। उन्होंने बहुत करप्शन किया, ये सारी चीजें किया। तो यही चीज है कि सेंटर की सरकार में तुम्हारे ज्यादा दिन तक एक ही की सरकार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक ही की सरकार होगी तो जो सरकार जो तुम्हारे सेंटर में होगी और जो सरकार तुम्हारी स्टेट में नहीं होगी उसकी सरकार, उसको वो क्या करेगा, अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा, उसको तबाह करने की कोशिश करेगा। और अगर वो ज्यादा लंबे समय तक है तो फिर उसको तबाह भी कर देगा। ये चीज है। अब मुझे बताओ, समझ में आ गया ना? ये ह्यूमन मेंटेलिटी को लेकर बात हो रही है एक तरीके से। समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब ये देखो यही चीज है कि देखो तुम्हारा 1990 तक तो केवल तुम्हारा कांग्रेस ही था जो तुम मतलब क्या कहते हैं लीड कर रहा था। क्या कर रहा था? कांग्रेस लीड कर रहा था। और कांग्रेस तुम्हारा ऐसा लीड कर रहा था कि मतलब क्या कहते हैं कि स्टेट में भी सरकार है उसी की, तुम्हारे सेंटर में भी सरकार है उसी की। तो जब उसे वो सारी चीजें पता चली थी, वो क्या हो रहा था, उस सिस्टम खराब हो रहा था। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ? तुम्हारे जनता पार्टी आई, तुम्हारे जनता दल आई, तुम्हारे मोरारजी देसाई की सरकारें आई, इन सब की सरकारें आई। तो उससे क्या हुआ? कांग्रेस हटी। जब कांग्रेस हटी तब और प्रोग्रेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। तो एक ही सरकार को लंबे समय तक नहीं होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 साल, इससे ज्यादा नहीं। अब ये बीजेपी की गवर्नमेंट ज्यादा लंबे तक जा रही है। अगर ज्यादा लंबा जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है। तो इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट सरकारें आनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कांग्रेस और तुम्हारे बीजेपी को एक साथ आना चाहिए, फिर तुम्हारे समाजवादी इन सबको एक साथ आना चाहिए। लेकिन अगर एक की ही मेंटेलिटी की सरकार होगी तो फिर वो चीजें सही नहीं हो जाती। फिर आगे बढ़ो। So all this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional political parties in वही many चीज है। states of the country. अब देखो बात क्या है कि 1990 तक, अगर मैं 1990 की बात करता हूँ, अगर जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो 1990 तक जो पूरे इंडिया में जो सरकारें चल रही थी वो किसकी चल रही थी? तुम्हारी केवल कांग्रेस की चल रही थी। हम जिस स्टेट में जाते थे उस स्टेट में तुम्हारी कांग्रेस की चल रही थी। लेकिन मुझे बताओ कि कांग्रेस वाले अपने हिसाब से कर रहे थे, और जहां जैसे मान लो कि कांग्रेस वाले तुम्हारे उत्तर प्रदेश के थे, अमेठी के रहने वाले थे, ये सब के रहने वाले थे। तो मुझे बताओ क्या कर्नाटक वाले में भी तुम्हारे क्या कांग्रेस वालों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो फिर ये 1990 के बाद यही हुआ। फिर मतलब क्या हुआ कि रीजनल पार्टीज बनने लगी। रीजनल पार्टीज जैसे मान लो कि उड़ीसा में भी अब पार्टी बनने लगी, वो बोलने लगी कि नहीं हम कांग्रेस के साथ नहीं है। केरला में तुम्हारी कोई अलग सरकार बनने लगी, उसने बोला कि नहीं हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। कन्नाडा में उसने बोला कि नहीं हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, वो उसने बोला अपनी अलग। तो रीजनल पार्टी बनी। तो अगर मैं पार्टीज को अगर डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो तुम्हारी दो पार्टी होती है ना। पार्टीज का मतलब दो पार्टी। एक पार्टी लीड कर रही होगी जो पूरे इंडिया को लीड कर रही होगी, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पार्टी। क्या बोल देते हैं? सेंट्रल पार्टी बोलते हैं। और एक पार्टी जो लीड कर रही होगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रीजनल पार्टी, जो कि कहाँ लीड कर रही होगी? तुम्हारी स्टेट में लीड कर रही होगी। तो वो चीज है। तो जैसे आज के टाइम में जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ सेंट्रल पार्टी कौन सी है, तो तुम बोलोगे भैया वो बीजेपी है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि अच्छा रीजनल पार्टी तुम्हारी कर्नाटक में कौन सी है, तो तुम बोलोगे भैया वहाँ बीजेपी नहीं, वहाँ भैया कांग्रेस है। तो तुम देख रहे हो। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी को हम लोग जब बोलते थे उसको हम लोग बोल देते हैं रीजनल पार्टी, और जो तुम्हारी पूरे भारत को चलाती है उसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रल पार्टी बोल देते हैं। अब मुझे बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? आ गया भैया। आ गया ना? हाँ अब भैया। मुझे बताओ जब 1990 शुरुआत हुआ और अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग रीजनल पार्टी बनने लगी। तुम जैसे मान लो कि पहले कांग्रेस चलती थी 1990 से पहले, अब सारी क्या है तुम्हारी अलग अलग रीजनल बनने लगी। तो अब मुझे बताओ जो 550 सीटें हैं, तो क्या 550 सीटें में क्या कांग्रेस अपनी पार्टी को बहुमत से ला पाएगा? क्या वो 275 सीटों से ऊपर ला पाएगा वो?
बताओ, जब नहीं रीजनल पार्ट नहीं ला पाएगा ना, तो जब वो रीजनल पार्ट नहीं ला पाएगा तो अब क्या करना पड़ेगा उसको, अब उसको कोalition की सरकार बनानी पड़ेगी, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। और जब उसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, तो जो कुछ पावर्स है, जो मिनिस्ट्रीज की पावर है, तो मिनिस्ट्रीज की पावर भी उसको बांटनी पड़ेगी। तो जब वो बांटेगा, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, शेयरिंग ऑफ पावर, स्टेट के पास अलग पावर होनी चाहिए, सेंटर के पास अलग पावर होनी चाहिए। तो यही चीज होने की कोशिश करेगा। तो अभी अगर जैसे मैं तुमको डायग्राम दिखाऊं, तो यही बता रहा है कि 1990 के बाद ये जो तुम्हारी इंदिरा गांधी जो बनी हुई है ना, ये इंदिरा गांधी है तुम्हारी कांग्रेस की। तो कांग्रेस की सेंटर में तो सरकार है, लेकिन ये सरकार बनी कैसे है, कोalition से बनी है। मतलब 275 सीटें जो आ रही हैं, वो कैसे बनी, तो भाई वो मतलब क्या कहते हैं, वो अदर अदर स्टेट्स के लोग जब एक साथ आए तब आए। तो ये देखो, ये जो केरला वाला क्या कर रहा है, हमने तुम्हारी सरकार बनाई, चलो हमको भी कुछ पावर दो। तो ये देखो, ये बोल रहा है, पावर बता रहा है ना, ये पावर दो। भाई मद्रासी भी बोल रहा है अपने आप को कि चलो ठीक है, हमको भी अपनी पावर दो अलग भाई। यूपी वाला भी लाइन में खड़ा है, अलग अलग लाइन में खड़ा है। तो ये सब क्यों खड़े हैं, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ही कांग्रेस की सरकार बनी है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, मुझे बताओ, आया कि नहीं आया? हाँ भैया समझ। आ गया ना? तो अब देखो, इससे खतरा क्या है। अगर जैसे मैं बात कर देता हूँ कि यार, ये अगर जैसे मान लो कि सेंटर में अलग अलग जगह से अलग अलग ग्रुप सरकार लेकर आएंगे, तो उससे खतरा क्या है? खतरा यही है कि अपनी, अब जैसे मान लो कि जैसे ये कि सेंटर में जो बैठा हुआ है ना, ये जो तुम्हारे क्या कहते हैं, जेवी नाम था इनका, ठीक है। इनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, नरसिम्हा राव जो है, ठीक है। अभी नरसिम्हा राव 1990 में तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस की तरफ बने थे। लेकिन 1990 में हमको समझ में आ गया था, रीजनल पार्टी बनने लगी थी। और जो तुम्हारी ये जो सरकार बनी थी, कैसे बनी थी तुम्हारी, एक तरीके से वैसी बनी थी, कोalition की सरकार बनी थी। तो तुम ये देख सकते हो, समाजवादी पार्टी के वो अपना पटाखा लेके बैठे हैं, ये तुम्हारे अपना एक पटाखा लेके बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने हमको खुश नहीं किया, तो हम फट जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। और जैसे ही चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो खतरा यही चीज है, सेंटर और स्टेट रिलेशन का खतरा यही चीज है कि अगर तुमने स्टेट का सपोर्ट नहीं किया, स्टेट में थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, ध्यान नहीं दिया, तो स्टेट हट जाएगा। और जैसे ही स्टेट हट जाएगा, वैसे ही तुम्हारी सरकार क्या हो जाएगी, तुरंत की तुरंत गिर जाएगी। समझ में आ गया ना? तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेंटर को भी ध्यान देना पड़ता है स्टेट पे, और स्टेट को भी अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाता है। तो यही चीज है। अब आगे पढ़ो, इसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा। This this was also the beginning of the era of coalition government at the entire since no single party got a clear majority in the Lok Sabha. The major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. ये समझ में आ गया ना कि 1990 के बाद जो कांग्रेस का बोलबाला था हर स्टेट में, वो खत्म हो रखा था। अब रीजनल पार्टी बनने लगी थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको लोकसभा में अब इनको अगर मेजोरिटी चाहिए थी, तो वो तो मिलने वाली ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर उन्होंने अलायंस बनाया, है ना, अदर अदर पार्टी से अलायंस बनाया। और फिर एक साथ आके फिर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो जो गवर्नमेंट का नाम दिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग कोalition गवर्नमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं गठबंधन की सरकार। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग, गठबंधन की सरकार बोल देते हैं ना। तो ये चीजें हो गई, ठीक। तो ये देखो, ये द स्टेट स्प्लिट फॉर मोर पावर, उनको और ताकत चाहिए, है ना। पैरेल पैरेल मतलब क्या होता है, खतरा। तो ये तुम्हारा जो कोalition गवर्नमेंट चल रही है, इसका खतरा क्या है? खतरा यही है कि अगर कोई स्टेट नाराज हो गया, चला जाएगा, तो वो सरकार क्या हो जाएगी, एक तरीके से पूरी पूरी गिर जाएगी। तो मुझे बताओ, इतना जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ भैया। भैया आ आ गया ना? गई। तो अभी चलो, ये जो लाइन है इसको पढ़ो, ये ग्रीन जो कलर की बता रखी है, तो तुम खुद ऑटोमेटिक समझ जाओगे। Here are two cartoons showing the relationship between center and state. Should the state go to the center with a begging bowl? How can the leaders of a coalition keep the partners of government satisfied? है ना, यही चीज जो मैंने तुमको बताने की कोशिश की कि अगर आपने, वो जो बैगिंग बॉल का मतलब क्या है कि उनको पावर चाहिए कि ये भाई हमको और पावर दे, और पावर दे, नहीं देगा तो हम हट जाएंगे, है ना। तो यही चीज है कि कैसे एक तुम्हारी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, कोalition की गवर्नमेंट, बाकी बाकी गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो तुम्हारे मतलब स्टेट की गवर्नमेंट को थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिलेगी, है ना। अगर मान लो कोalition की सरकार होगी, तो तुम्हारा स्टेट अपना हक मांग सकेगा। और जब वो अपने खुल के हक मांग सकेगा, तो फिर वो शेयरिंग ऑफ पावर और अच्छे से चल पाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ, हाँ भैया आ है गई। ना। तो यही फायदा होता है कि मतलब तुम्हारे कोalition की सरकार में यही फायदा होता है कि स्टेट भी अपना अच्छी तरीके से हक मांग सकता है। अब इसको पढ़ो।
This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government. गवर्नमेंट वेरी गुड है ना। अब इसके आगे ये वाली लाइन पढ़ो। This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in a arbitrary आर्बिट्री manner. मैनर है ना, वही चीज है। जैसे मान लो कि स्टेट में तुम्हारे सरकार है बीजेपी के, सेंटर में भी सरकार है बीजेपी की, तो बीजेपी वाला सेंटर क्या बोलेगा, अरे यार तू तो अपना आदमी है यार, तेरे को तो बाद में देख लेंगे, आराम से देख लेंगे, ये सब चीजें कर लेंगे। तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में सरकार उसकी है, उसकी अलग है, वो बोलेगा कैसा कि अरे भाई तू तो यार अपना इंडिया का ही पार्टनर है ना, तेरे को तो बाद में देख लो। कहेगा भाई ये सब मत मेरे को बता, मेरा काम भाई जो है वो चुपचाप मेरा काम करके दे, है ना। तो ये चीजें, तो ये चीज तो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जजमेंट को सपोर्ट किया कि हाँ यार, मतलब मान लो कि ये जो तुम्हारे कोalition की सरकार बन रही है, और कोalition की सरकार अपना जो हाथ हटा देती है अगर जैसे ये लोग साथ नहीं देते, तो ये ठीक है। इससे क्या है ना कि जो तुम्हारी सेंट्रल जो पावर है वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि स्टेट को आर्बिट्री एक तरीके से रूल नहीं करने की कोशिश करे। तो ये चीज है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फेडरल जो पावर होगी वो और स्ट्रांग होगी। जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो पावर ऑफ शेयरिंग है कि स्टेट में अलग पावर होगी, सेंटर में एक अलग पावर होंगी, उनका कोई ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगा, तो वो चीजें को और होगा, है ना। अब इसको पढ़ो आगे। Uh, हम्म। thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came in. केम इनटू फोर्स, है ना। तो जो हमारे मान लो कि जब 1951 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चला और 1990 तक चला, जिसमें तुम्हारी कांग्रेस की सरकार थी, तो जो उस समय जो फेडरल पावर जो शेयर होता था, सेंटर के पास अलग पावर शेयर होता था, स्टेट के पास अलग पावर शेयर होता था, उसका थोड़ा मीनिंग अलग ही आ रहा था, है ना, ये चीज आ रहा था। लेकिन 1990 के बाद जब तुम्हारे सरकारें बिखरी, जब अलग अलग सरकारें आई, रीजनल पार्टीज जब बनी और जब कोalition पार्टी बनी, तब तुम्हारा असली मीनिंग निकल कर आया फेडरल स्ट्रक्चर का कि हाँ स्टेट के पास एक अलग पावर होगी, जो जिसमें वो अपना दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करवाएगा सेंटर का, कि ये तुम इससे रिलेटेड लॉ लेकर क्यों आ रहे हो, है ना। तो तब जाके मतलब क्या कहते हैं फेडरल पावर की रियल एक शेयरिंग हमको देखने को मिली, है ना, तब वो चीजें हुई। अमन बेटा इसको बगल वाली लाइन पढ़ो। भैया भैया अमन अमन गया। चला गया। चलो ठीक है, तुम पढ़ो। Are you suggesting that regionalism is good for our democracy? Are you serious? तो बताओ इसके हिसाब से क्या है कि जो तुम्हारी डेमोक्रेसी है उसमें रियलिज्म का सपोर्ट होना जरूरी है कि नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अगर रियलिज्म आएगा, रिलीजियन मतलब कि रिलीजन वाइज अगर जैसे मान लो, है ना, तो अगर रिलीजियस वाइज ज्यादा अगर तुम्हारा वो होगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही है कि नहीं सही है। नहीं भैया, अरे सही है भाई, है ना, तभी ये तो यही कैसे है सही है? है ना। देखो जो तुम्हारा रिलीजन अलग होता है ना, ये तुम्हारा क्या रीजनलिज्म, रीजन, है ना, रीजन, रीजन है, मतलब ये एक जगह है। तो अगर मान लो कि अपने जगह के अनुसार अगर वहां की पार्टी अलग होगी और सेंटर में जो पार्टी आएगी, कोalition की पार्टी अलग आएगी, तो वो ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अच्छा मुझे बताओ, जैसे मैं बोल देता हूँ कि अगर मान लो कि भारत आजाद है, ठीक है, भारत आजाद है, और भारत में ये बोला गया कि हाँ मान लो कि शेड्यूल कास्ट और तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब को लेकर मतलब क्या कहते हैं, उनको लेकर लाभदायक चीजें लाई जाएंगी, ये सारी चीजें लाई जाएंगी। तो वो तुम्हारे पास तब ज्यादा अच्छा होगा कि मान लो कि जो उस चीज से बिलोंग नहीं करता होगा वो उसको लीड कर रहा होगा, या फिर मान लो कि उस चीज से बिलोंग करता होगा वो लीड कर रहा होगा, तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे बताओ, मतलब समझे। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक एससी और एसटी से रिलेटेड एक हम लॉ लेकर आना चाहते हैं, ये सब लेकर आना चाहते हैं, हम उनके दुख को जानते हैं, हम उनको पहचानते हैं। तो मुझे बताओ, उनको दुख को वही पहचानेगा ना जो उसमें एक्चुअली में एससी एसटी में होगा, ना कि वो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो जनरल कास्ट में होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मुझे एक चीज को बताओ पहले। हेलो। हाँ भैया, समझ गए समझ गए। समझ पा रहे हो ना। तो ठीक यही चीज है कि अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को स्टेट की अगर कोई फीलिंग लानी है, स्टेट वाइज की अगर फीलिंग लानी है, तो जो बच्चे जो जो लोग स्टेट में रहते होंगे वो उस चीज को ज्यादा फील कर पाएंगे, रादर देन जो दिल्ली में जो सरकार में बैठी हुई सरकार होगी। जैसे मान लो कि 1990 से पहले तक तुम्हारे कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार हर जगह थी, लेकिन कांग्रेस में जो प्रोमिनेंट लोग थे वो सब ज्यादातर कौन थे, वो तुम्हारे हिंदी भाषा वाले थे। तो वो तुम्हारे ना तमिलनाडु को समझ पा रहे, ना केरला को समझ पा रहे, ना इन चीजों को फील कर पा रहे। तो जब फील नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, तो वो हट जाएगा। तो जब वो हट मतलब उनको ज्यादा वो नहीं होगा, तो जब ज्यादा उनको पावर नहीं दोगे, सब नहीं दोगे, तो क्या वो फेडरल की मीनिंग कहीं निकल कर आएगी?
तो फेडरल की मीनिंग तो कहीं निकल के ही नहीं आएगी। तो इसी वजह से क्या है कि जो भी तुम्हारे ये जो रीजन में जो सरकार बन रही है, ये रीजन की जो सरकारें जो बन रही हैं, ये तुम्हारे एक तरीके से बढ़िया है सरकारें। ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट व्हाट? डेमोक्रेसी अबाउट इज डिस्कशन। जब हम डिस्कशन करते हैं और जब हमें डिस्कशन का मौका दिया जाएगा, तो जो आउटकम निकल कर आएगा वो बेस्ट निकल कर आएगा। अब मान लो कि अगर हमको डिस्कशन का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, ये बोले जा रहे, जैसे उत्तर प्रदेश में आज के टाइम में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बेसिकली यही हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, और जो तुम्हारे सेंटर में सरकार है वो भी बीजेपी की सरकार है। तो इसी वजह से ज्यादातर चीजें क्या है कि तुम्हारे मतलब जो बीजेपी वाले बेचारे नहीं मनवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना अलग नहीं है। इसी वजह से हमको सेंटर में अलग और स्टेट में जब अलग होती है, जब रीजन में अलग पार्टी होती है, सेंटर में अलग पार्टी होती है, तो वो ज्यादा फेडरल पावर को दिखाने की कोशिश करती है। अब मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना? हाँ भैया बस समझ ये गए। है कि ये लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर मैं रीजन की भी पार्टी बोलता हूँ ना, तो जैसे सेंटर में भी एक पार्टी नहीं होनी चाहिए, वैसे रीजन में भी एक पार्टी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तमिलनाडु में एआईडीएमके की सरकार है। अब मैं बोल देता हूँ कि एआईडीएमके की सरकार ये तुम्हारे पिछले 85 साल 75 साल से चल रही है। तो 75 साल से चलेगी तो वो सही नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि फिर वो और किसी भी पार्टी को यहाँ उठने नहीं देगी। जब उठने नहीं देगी तो क्या वो एक डेमोक्रेसी का, वो तुम्हारा डेमोक्रेसी या फिर जो फेडरल पावर है, क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर का एक पार्ट बोल सकते? नहीं बोल सकते ना। तो पार्टियां चेंज होती रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कि काफी सारे जैसे यादव हैं, वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा केवल और केवल उत्तर प्रदेश में समाजवादी की ही पार्टी होनी चाहिए। तो वो सही नहीं है। हमेशा बदलती रहनी चाहिए। अगर 5-5 साल में अलग अलग सरकारें आएंगी, अलग अलग वो आएंगी, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लोगों को जवाब देना होगा, है ना? लोगों को जवाब देना होगा। तो ये चीजें, तो ये फेडरल पावर में स्ट्रक्चर में और होगा। स्टेट में भी पार्टी बदलती रहनी चाहिए, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सेंटर में भी पार्टी बदलती रहनी चाहिए। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया ना? हाँ भैया। आ गया ना? अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? हाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? हाउ फेडरलिज्म, भैया एक दो क्वेश्चन ही लिखिएगा, हाँ हाउ, चार पाँच देते ना हाँ भैया। समझ गया मैं। हाउ फेडरलिज्म सपोर्ट्स, हाउ हाउ फेडरलिज्म सपोर्ट इंडियाज इन टर्म ऑफ लैंग्वेज। अबे तुम लोग को ऑलरेडी आता है ये सारी चीजें, ठीक है? इन टर्म ऑफ लैंग्वेज एज कंपेयर टू श्रीलंका, एज कंपेयर टू श्रीलंका, ठीक है? व्हाट आर द आउटकम्स इफ center and state relation is depend on, what are the outcome of center and state relation if it is depend on coalition government। पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भैया। क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहला वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडिया में जो लैंग्वेज के सेंस में फेडरलिज्म आ रहा है, वो कैसे डिफरेंट है तुम्हारे श्रीलंका के सेंस में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आउटकम क्या क्या होंगे अगर सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप में, जो स्टेट रिलेशन जो है उसमें जो कोalition की सरकार बन रही है, अगर कोalition की गवर्नमेंट बन रही है, तो तुम्हारा मतलब कैसे आउटकम्स आएंगे। तो यही सब बताना कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी, एट्रोसिटीज नहीं होंगी, है ना? उन लोग को फेवर भी दिया जाएगा, उनका लैंग्वेज का, इन सब का भी, इन सब चीजों को सपोर्ट किया जाएगा। अब मुझे बताओ, अंश क्या बोले थे? आज थोड़ा कम समझ में आया? भैया अर्थ चला गया। अच्छा चला गया, यही बोला था क्या कि आज उसे थोड़ा कम समझ में आया? पता नहीं क्या बोला था, क्वेश्चन बोल रहा था कम देने के लिए। अच्छा, वो काम करना था।